हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में आपने कई प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस की। हमने बेसिक लेवल के प्रोग्राम्स बनाए होंगे, आपने नोटिस किया होगा। हमने जो फार्मूला बेस्ड जितने प्रोग्राम थे, ताकि हमें डेटा टाइप का नॉलेज बड़े अच्छे से हो जाए। हमने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट किया, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, टेम्परेचर कन्वर्ट किया, या फिर हमने स्वैपिंग के प्रोग्राम्स बनाए थे। तो आज हम कोशिश करते हैं कि एक दो प्रोग्राम उसमें से प्रैक्टिकल में आपके साथ कवर हो जाएं, जिससे आपका जो कोडिंग जर्नी है वो प्रॉपर शेप ले ले, स्मूथ वे में आगे बढ़ जाए। तो टर्बो सी प्लस प्लस का मैंने लास्ट प्रैक्टिकल लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मैं टर्बो सी प्लस प्लस का एक लेक्चर और लूँगा, जिससे आपको बेसिक प्रोग्राम को बनाने में कहीं भी इश्यूज नहीं आए, एरर्स को लेके अच्छी खासी क्लैरिटी आपको हो जाए। और उन सारे प्रोग्राम्स की आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, कुछ प्रोग्राम्स में आपने नोटिस किया था, हमने एक प्रोग्राम बनाया था एरिया ऑफ सर्कल का। तो स्टार्टिंग तो सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हैं। हेडर फाइल्स क्यों इंक्लूड करते हैं, सब कुछ आपको आइडिया है पूरा। हमने ले लिया कोनियो डॉट एच, और फिर हमने वॉइडमेन वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कंपाइलर डिफरेंसेस के कारण। अब दोस्तों, सबसे पहला काम क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम याद होगा, आपके सामने कॉन्सेप्ट भी होगा पेपर पे। हमने डिफाइन किया था रेडियस, और इस प्रोग्राम में हमने पहली बार इस बात को समझा था कि जब एरिया ऑफ सर्कल हम कैलकुलेट करेंगे तो वो एक कांस्टेंट पाई से मल्टीप्लाई होगा, पाई आर स्क्वायर। और पाई चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो जो रिजल्ट आपका जनरेट होगा वो फ्लोट में आएगा। तो यहाँ पर पहली बार हमने फ्लोट डेटा टाइप यूज़ किया था इस प्रोग्राम में। तो आप देखो, हमने दो को अलग अलग डिक्लेयर कर दिया। देन वी कॉल CLR SCR। सबसे पहला काम हमारा क्या था यहाँ पर कि आप यूज़र से वैल्यू ले लो, एंटर, रेडियस ऑफ सर्कल। ये न्यू लाइन कैरेक्टर का रोल समझ में आता है आपको। न्यू लाइन कैरेक्टर मतलब यहाँ से लाइन फीड नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा आपका। और परसेंटेज डी, चूंकि रेडियस हमारा इंटीजर है अभी, तो ये हमने ले लिया रेडियस। कई बार हम लोग ये भी गलती करते हैं कि वेरिएबल के नाम लेते समय तो हमें क्लैरिटी होती है कि हमें कंप्लीट नेम लिखने की प्रैक्टिस करना है, और फिर वो पाई आर स्क्वायर के कारण उसको फिर आर ले लेते हैं स्कैन के समय। तो दोस्तों, वही वेरिएबल जिसके लिए हमने मेमोरी रिजर्व की है, उसी को हम लोग स्कैन में यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब बड़ा सिंपल फार्मूला था, एरिया असाइंस 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ये आपको एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि पावर के लिए कोई फंक्शन ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है। फंक्शन आगे मिल जाएगा POW, पर COC प्लस प्लस में पावर के लिए कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। आप प्रिंट कर दो एरिया ऑफ सर्कल इज। अब चूंकि यहाँ पर ये कॉमन गलती होती है कि रेडियस को जब रीड किया तो हमने इंटीजर किया था, आपको दिख रहा होगा स्कैनएफ में। जब हम एरिया प्रिंट करने जाते हैं तो चूंकि उसका टाइप फ्लोट है, तो आपको एरिया को प्रिंट करते समय यहाँ परसेंटेज F का यूज़ करना है। यही एक कॉमन मिस्टेक है जो कई बार हमसे कोडिंग करते करते होती है। गेट CH हमने सेव कर दिया वापस से। अल्टर F9 से आप रन कर लो, सक्सेस। और कंट्रोल F9 से क्या हुआ, हमने वैल्यू दी 2, और आपको दिखेगा यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया हमारे पास, 12.560000। फ्लोट जो नंबर होता है, 4 बाइट का जो रियल नंबर होता है, ये सिंगल प्रिसीजन रियल नंबर होता है। और सिंगल प्रिसीजन के कारण पॉइंट के बाद 6 डिजिट का आपको आउटपुट हमेशा मिलेगा। तो चूंकि रिजल्ट फ्लोट में अभी आप
यहाँ पर इसको परसेंटेज डी कर देते या इसको भी इंटीजर ले लेते, तो ये वैल्यू क्या होगी, वो 12 के बाद बाकी आउटपुट को स्किप कर देगा यहाँ पर। तो ये हमें समझना पड़ेगा। ऑटोमेटिक हमने टाइप कास्टिंग का भी ये कॉन्सेप्ट समझा था। टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज़ होता है, जब फ्लोट को आप इंटीजर में लोगे तो ये ऑटोमेटिक इसको कन्वर्ट कर देगा। तो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी होना चाहिए डेटा टाइप को लेकर कि हम किस डेटा टाइप में काम कर रहे हैं। दूसरी बात, एरर्स को लेके मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये मेन का बिगिन है, एंड है, सब कुछ बता चुका हूँ। हाँ, मेन के बाद सेमीकोलन नहीं लगाना है अपने को, क्योंकि फंक्शन डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, ये एरर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किसी फंक्शन डेफिनेशन को शुरू किया है और इमीडिएट सेमीकोलन लग गया गलती से हमसे। इससे बचना है। फंक्शन जहाँ भी शुरू होगा यहाँ से उसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है और ये पूरी उसकी बाउंड्री बिगिन और एंड, इसके बीच में जितने कोड हम लिखेंगे, जितने स्टेटमेंट लिखेंगे, सारे 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो जाएंगे अभी। तो ये दोस्तों पहला प्रोग्राम है हमारा, सिंपल प्रोग्राम, जो आपको बता देगा कि हमें फ्लोट में फॉर्मेटिंग की अभी बाकी बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मेटिंग की बात मैं सी के लास्ट में फिर करूँगा, जिससे आपको क्लैरिटी होगी। हाँ, न्यू लाइन से मतलब समझ में आ गया। अगर ये न्यू लाइन हम यूज़ नहीं करेंगे तो इनपुट लेते समय वो इमीडिएट बाद वैल्यू मांगेगा। देखो आप, वो सर्कल के बाद ही कर्सर रुका हुआ, यहाँ दिया हमने 2, और यही आप न्यू लाइन लगा दोगे तो आपको दिखेगा कि इसके बाद का जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिक कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो गया। यहाँ हमने 3 वैल्यू दे दी, 28.2600 हमारा आउटपुट आ गया। तो ये पहला प्रोग्राम हमने बना लिया यहाँ पर, जो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेगा। यहीं अगर मुझे बोला जाए कि टेम्परेचर कन्वर्जन का प्रोग्राम बनाना है तो क्या करेंगे अपन, इसी प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, फ़ारेनहाइट कॉमा सेल्सियस, ये 2 फ्लोट टाइप के वेरिएबल हमने ले लिए। एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब चूंकि इसका टाइप फ्लोट हो गया है तो इनपुट में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। और क्या आ जाएगा यहाँ पर, FEH टाइप का वेरिएबल लिया हमने टेम्परेचर के लिए। फार्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पर अपन, सेल्सियस असाइंस, आपको याद होगा हमने फार्मूला क्या लिखा था कन्वर्जन के लिए, 5 डिवाइड बाय 9.0 देन मल्टीप्लाई बाय फ़ारेनहाइट जो इनपुट लिया आपने -32। बहुत सिंपल कोड है। और आपको याद होगा यहाँ पर मैंने ये 9.0 वाली बात भी की थी आपसे, अगर आपको लेक्चर याद होगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज, और ये हमने वेरिएबल प्रिंट कर दिया जिसमें रिजल्ट स्टोर किया था CL। सेव कर लिया प्रोग्राम को, रन कर लो। अब आपने को टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया 99 डिग्री, सपोज बुखार नापा होगा ना कभी आपने थर्मामीटर से, तो वो 99 अगर बुखार है मतलब वो 37 पॉइंट समथिंग आपका टेम्परेचर है बॉडी का। मतलब बुखार जो हम लोग देखते हैं वो हमेशा डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, हमारा जो थर्मामीटर होता है। और जो गर्मी पड़ती है 40 डिग्री 42 डिग्री का टेम्परेचर हो गया है, जैसे आज हम बात कर रहे हैं तो भी अप्रैल वाली स्थिति है अभी, तो वो या जो भी जिस समय भी आप लेक्चर को वॉच कर रहे होंगे उस समय जो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर हम लोग सेल्सियस में देखते हैं। तो ये अपना अपने लोगों के पैरामीटर हैं। तो ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने एक बात इम्पॉर्टेंट समझाई थी, अगर मैं ये 9.0 अगर लिखता हूँ 5/9 लिख दूंगा यहाँ पर, वो प्रोग्राम रन करेंगे तो एरर कुछ भी नहीं आ रही है। लेकिन आप देखो आंसर कितना आ गया, 0.000। ये कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है शुरुआत की प्रोग्रामिंग में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो डिवीज़न ऑपरेटर है ये डुअल बिहेवियर कैरी करता है। ये इंटीजर अपॉन इंटीजर का रिजल्ट 0 आ गया, तो आपको या तो 5.0 लेना पड़ेगा, अपॉन 9 ले लो, या फिर 5/9
9.0 ले लो। तो ये फ्लोट अपॉन इंटीजर का जो कॉन्सेप्ट होगा, इससे आपका रिजल्ट फ्लोट में आएगा। फिर फ्लोट मल्टीप्लाई बाय फ़ारेनहाइट -32, तो आपका आंसर प्रॉपर आएगा इसमें। यहाँ पर अब क्या हमने ऊपर लगा दिया 0.0, यू विल गेट सेम रिजल्ट। तो समझ में आ रहा है दोस्तों क्यों हमने एक फ्लोट कांस्टेंट लेने की बात की थी। या फिर आप यहाँ पर 5 ले लो और इसको डिवाइड करते समय अब आप भले 9 लिख दो चलेगा, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होगा फ़ारेनहाइट -32 से तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इस केस में आपका आंसर सही आएगा वापस। ये देखो सेम। तो कहाँ आपने एक्सप्रेशन को यूज़ किया है उसका बहुत बड़ा रोल है अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी में। तो दोस्तों ये सब वेरिएशन आप करके प्रैक्टिस कीजिए। डेटा टाइप अभी जब शुरुआत के प्रोग्राम में बना रहे हैं तो हमें इस बात को लेके प्रैक्टिस होना चाहिए कि जितनी प्रैक्टिस आप करोगे हमारा सेमीकोलन की एरर आना बंद हो जाना चाहिए। डबल कोट्स से आपका प्रिंट स्ट्रिंग स्टार्ट हो, टर्मिनेट हो। क्लियर, CLR SCR का प्रॉपर यूज़ कर पाएँ अपन, हालांकि उससे एरर कभी नहीं आती है। वेरिएबल डिक्लेरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शुरुआत में। अगर प्रोग्राम हम सी के यूज़ कर रहे हैं और ये CLR SCR को मैंने यहाँ से हटा दिया, कमेंट कर दिया और पहले लगा दिया, अब आप रन करोगे यू विल फाइंड एरर। डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। ये सी लैंग्वेज का रूल है दोस्तों। अगर मुझे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसके बाद ही सारे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आएंगे। मतलब CLR अगर आपको यूज़ करना हो तो इसके बाद यूज़ होगा, आफ्टर डिक्लेयरिंग ऑल द वेरिएबल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो सारी पॉसिबल एरर मैं आपके साथ 2 लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जब आप अपनी शुरुआत कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के साथ तो जैसे जैसे आप इन पे फोकस करेंगे सारे प्रोग्राम बना पाओगे। सिमिलर आप प्रोग्राम बना सकते हैं। आपको याद होगा आपने स्वैपिंग का भी प्रोग्राम दिया था, सिंपल इंटरेस्ट का ही बनाया था हमने। तो सिंपल इंटरेस्ट का तो इसी पैटर्न पे बन जाएगा आपका। एक स्वैपिंग का प्रोग्राम आपके सामने होगा, इंपॉर्टेंट है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये एड वाला एक प्रोग्राम हमने बनाया था पहले, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि स्वैपिंग के प्रोग्राम में हमारा टाइम बच जाए। क्या किया था दोस्तों, स्वैपिंग के प्रोग्राम में हमने एक टेम्प नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना है। शायद मैं वीडियो में वो जब बोर्ड पे लिख रहा था तो मेरे माइंड में पहले विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल था, तो टेम्प मैंने डिक्लेयर नहीं किया था वहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए और बी जब इनपुट लेंगे तो आपने लॉजिक पढ़ा है, क्या करते हैं हम सबसे पहले टेम्प में ए की वैल्यू असाइन करते हैं, देन बी का वैल्यू वी कॉपी टू ए, देन बी में मैं किसका वैल्यू असाइन कर दूंगा, टेम्प का। सबके साथ में सेमीकोलन आएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो दोनों वेरिएबल कीबोर्ड से इनपुट लिए और हमने उसके बाद ये स्टेप अडॉप्ट करी जो हमने स्वैपिंग के कोड में लिखी थी। और नाउ वी कैन प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू %d एंड बी असाइंस %d, और बाकी हटा देते हैं हम पूरा। ए और बी को फिर से प्रिंट कर दिया, ये हो गया प्रोग्राम हमारा। सेम पैटर्न पे हमने लिखा था, याद करो आप। क्लियर है यहाँ पर? कोई कंसेप्ट में कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमने 3 स्टेप लिखी थी टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ करके। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। फर्स्ट वैल्यू ले ली हमने 33, सेकेंड ली हमने 77, एंड आफ्टर स्वैपिंग ए इज 77, बी इज 33। तो ये प्रोग्राम की स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप टर्बो में काम करोगे तो ट्रेसिंग भी कर सकते हो आप। F7 की आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। F7 आपको देखो, आप सीधे मेन से कहाँ गया, CLR SCR पे। मतलब ये जो लाइन थी ना कंपाइल करने वाली, इसका डिसीजन प्रोग्राम कंपाइलेशन टाइम पे हो चुका है। रन टाइम पर मेन से सीधे कंट्रोल कहाँ आया, CLR SCR पे। ये वैल्यू हमने दी 55 सपोज दिस टाइम। फिर F7 प्रेस किया, 99 एक वैल्यू ले ली, एंटर। फिर F7 प्रेस किया तो एक एक स्टेप चल रही है। अब देखो आप,
ऐसे हमारी स्क्रिप्ट चलती, कोड एग्जीक्यूट होता है। और आफ्टर स्वैपिंग जैसी लाइन चलेगी ना, अभी गेट CH पे नहीं आया हूँ मैं, अल्टर F5 देखो आप जाके, जो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो चुका है उसका इम्पैक्ट आप तुरंत चेक कर सकते हो यहाँ पर। तो ये आफ्टर स्वैपिंग ये लाइन आ गई। अब ये एक्चुअल गेट CH आया हमारा और फिर प्रोग्राम फिनिश। ये F7 का हम यूज़ करते हैं ट्रेसिंग के लिए। आगे भी जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पर भी इस बात को नोटिस करोगे कैसे कंडीशन चेक हो रही है, किस तरह से स्विच होगी, ये आप F7 से चेक कर सकते हो। लूप के प्रोग्राम चलाओगे आप तो इससे आप F7 से ट्रेसिंग करना। तो टर्बो के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लूप तक कैरी कर लोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि एक एक लॉजिक को आप F7 से आप ट्रेस करने की आदत डालना, जिससे आपके लॉजिक डेवलपमेंट होंगे। आपको समझ में आएगा कि जो मैंने अगर फ्यूचर में सब कुछ मैं फ्लो चार्ट से बताऊंगा, एग्जीक्यूशन टेबल बनाऊंगा, तो वो जब सब कुछ होगा तो आपको बहुत आनंद आएगा कोड लिखने में। टर्बो जो एडिटर है हमारा टर्बो C++, यहाँ पर कोडिंग करने का आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। उसके बाद फंक्शन ऑनवर्ड अगर आप VS कोड पे जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं भी विचार कर लूँगा अभी कि मुझे प्रैक्टिकल्स जो है वो VS कोड से जल्दी शुरू करना है, या फिर एक दो प्रोग्राम ईफेल्स के ही मैं आपको थोड़ा चला के दिखाऊं इस एनवायरनमेंट के थ्रू। दोनों के साथ भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेरी वेरिएबल के साथ में हमने क्या किया था, और एक विदाउट यूजिंग टेम्प वेरिएबल भी आपने किया था, याद होगा प्रोग्राम। हमने यूज़ किया था ए असाइंस, कॉन्सेप्ट याद है दोस्तों क्या किया था हमने सबसे पहले, A+B, फिर हमने असाइन करा था B को, और क्या दिया था A-B, और फाइनली फिर हमने A को असाइन किया था A-B। ये सब मैं फुर्सत में एक एक बार आपको चला के दिखा चुका हूँ सारा, सिर्फ उस कोड को मैं रन कर रहा हूँ सेम। ये आपको स्वैपिंग मिल गई विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल। तो दोस्तों 3-4 प्रोग्राम हमने अभी बनाए, रन किया आपके सामने। बेसिक एरर्स कौन सी आती है सब कुछ हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक आते आते हमारी बेसिक जो एरर आती है ना, सेमीकॉलन, डबल कोट्स, क्लियर वेरिएबल डिक्लेरेशन की, मेन के बाद सेमीकॉलन की, हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करने की, सारी एरर यहाँ तक आते आते सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। जिनको भी अभी एरर आ रही हो तो वो अपना सेल्फ एनालिसिस करें और कॉपी पेस्ट को 2-2, 3-3 बार इन कोड्स को लिखें। जितनी बार आप कॉपी पे 2-2, 4-4 बार एक एक प्रोग्राम को लिखोगे, आपकी सारी बीमारी इसी लेवल पे फिनिश हो जाएगी। मतलब फ्यूचर में जब हम इफेल्स पढ़ें या लूप्स पढ़ें या फंक्शन की प्रोग्रामिंग करें, वहाँ जाके अगर आप प्रिंटफ स्कैनफ की गलती करोगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन की गलती करोगे, तो दोस्तों ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कॉन्फिडेंस कोडिंग में कब आएगा जीरो एरर प्रोग्रामिंग का, जब आप मैं जैसे जैसे फ्लो चार्ट के साथ आगे बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस डेवलप करो। और मैं हर बार प्रैक्टिकल सभी प्रोग्राम की नहीं करूँगा, मैं कुछ लेवल पे आपके साथ बात करूँगा कि कब मुझे कितने प्रैक्टिकल कवर करना है, जिससे आपको कुछ नया हो तो थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। बाकी मैं सब कुछ बोर्ड पे जीरो एरर प्रोग्रामिंग लिखूँगा, आपको खुद को कॉन्फिडेंस होगा कि सर इतनी एरर आती ही नहीं है, कॉपी पे इतने परफेक्ट हो चुके हैं हम। लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल्स का ज़माना है, जितना प्रैक्टिकल्स में टाइम दोगे उतना हमारा कमांड होगा, उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो उम्मीद है मुझे दोस्तों लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसो कोडिंग को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।